नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के अलग सेगमेंट पर चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1.5 साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए, जो मई में प्रस्तावित है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो इलेक्शन से संबंधित है। यानी कि ऐसे समझिए कि इलेक्शन से या निर्वाचन से संबंधित पिछले 1.5 साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा हो, जो पूछा जा सकता हो, वो सब हम आज चर्चा इस एक लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए वहां शुरुआत करते हैं जरा। और आप जानते हैं पॉलिटी में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले करंट अफेयर्स लेते हैं, इसके अलावा उसके साथ स्टैटिक को जोड़ देते हैं और फिर मिला करके उस टॉपिक को पढ़ते हैं। चूंकि अगर पीवाईक्यू देखें आप यूपीएससी का, तो पॉलिटी सेगमेंट से ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता रहा है। मामला क्लियर है। अब यहां पर चलते हैं, जरा चीजों को सही से देखते हैं। पहला टॉपिक समझ लेना है, यह टॉपिक अभी बहुत चर्चा में रहा। और टॉपिक क्या है? पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्यों चर्चा में रहा? इसको शॉर्ट फॉर्म में RUPP भी लिखा जाता है। ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स के परीक्षा में आपसे अगर यूपीएससी थोड़ी सी बदमाशी करना चाहे, थोड़ा सा शरारत करना चाहे आपके साथ, तो RUPP क्या है बस ये पूछ ले आपसे, बस मामला खराब हो जाएगा। तो ध्यान से, इसलिए शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया हूं। ये कई बुक में, मैगजीन में मैंने देखा है कि इसी फॉर्म में आया है। अब ये है क्या? भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मामला क्लियर। अब देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने कुछ फैसले लिए। क्या फैसले लिए गए? कुल मिलाकर के तकरीबन 476, ये पार्टीज का नंबर है, कुल मिलाकर के 476 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उनको सूची से हटा दिया। यानी कि इसको आप कह सकते हैं सही भाषा में डिलिस्ट कर दिया। ठीक है, जो लिस्टिंग में थे उनको हटाया गया। अब क्यों किया गया? आपने शब्द पे ध्यान दिया होगा, मैंने क्या कहा? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाने के लिए, सुदृढ़ व्यवस्था तैयार करने के लिए। ठीक है, और ये किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, 476 पार्टीज के साथ। तो एक स्टेटमेंट में अगर आ जाता है कि किसके द्वारा, क्यों, पारदर्शी, सुदृढ़, कितने राजनीतिक दल, क्या किया गया? डिलिस्ट, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, इतना ध्यान रखिएगा। अब एक लाइन, चूंकि ये मैंने फैक्ट आपको बता दिया, अब जहां जहां से स्टेटमेंट बन सकता है जरा उसको देखते हैं। स्टेटमेंट कहां से बन सकता है कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ये जो RUPP है, ये क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट अगर बनता है तो बताइएगा कि ये जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं, दरअसल जैसा कि शब्द में ही लिखा हुआ है कि ये राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो है, लेकिन ये फिर किस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टीज होता है? ये उस तरह का पॉलिटिकल पार्टी हुआ जो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन इफ एंड बट यहां पर है, यहां ना तो राज्य स्तरीय होंगे पहली बात, और ना ही राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। हम जो अभी तक पार्टीज पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रीय पार्टी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, वाम दल है। तो कुल मिलाकर के भारत में भी कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 पार्टी है। क्या किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है तो हमेशा के लिए होता है, शाश्वत है? नहीं है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कितने % वोटेज चाहिए, कितने सीट मिलना चाहिए लोकसभा विधानसभा चुनाव में, या कितने अधिक राज्यों में, ये सब पर मैं डिस्कशन किया हूं तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के वो सारे टर्म एंड कंडीशन अगर कोई राजनीतिक दल पूरा कर देती है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है, तकरीबन 6। ये संख्या घट और बढ़ सकता है, ध्यान रखना है। ये 4 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है, ये 6 भी रह सकता है। जो टर्म एंड कंडीशन को नहीं पूरा करेगी उसे बाहर कर दिया जाएगा। राज्य स्तरीय दल बनने के भी अपने प्रावधान है, ये भी मैं बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के अगर कोई दल है जो ना तो राज्य स्तरीय दल है, राज्य स्तरीय दल को कई बार क्षेत्रीय पार्टियां कह दी जाती है, रीजनल पार्टीज, ना ही राष्ट्रीय दल है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत वो क्या है? रजिस्टर्ड है। तो अब यहां पर समझिए, पंजीकृत तो रजिस्टर्ड है, पहली बात। क्या है? गैर मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त क्या हुआ? राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल। तो मान्यता प्राप्त ऐसे दल को नहीं है, तो गैर मान्यता प्राप्त कौन सा? राजनीतिक दल। तो ऐसे राजनीतिक दल जो भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष पंजीकृत हैं लेकिन गैर मान्यता प्राप्त है, कहने का मतलब ना तो राज्य स्तरीय है ना राष्ट्रीय दल है, उसे RUPP यानी कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। कहानी समझ में आ गया?
ध्यान रखना है, यूपीएससी ऐसे घुमा के पूछेगी प्रश्न, तो एक एक शब्द को मैंने आपको तोड़ के बता दिया, याद नहीं करना है। मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं याद करने की कोशिश में नहीं जाना है, रट्टा मारेंगे यूपीएससी तो कतई नहीं निकलेगा, क्योंकि यूपीएससी का नेचर याद करने का नहीं है। कितना भी पढ़ के जाएंगे प्रश्न घुमा हुआ आएगा, है ना। कोई भी अगर ये दावा करते हो तो गलत दावा कर रहे हैं, उन पे भरोसा मत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए कि ठीक से पढ़ लीजिए, एक ही तरीका है, ठीक है। अब चलिए यहां पर क्या सेगमेंट और हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पढ़ने का एक चीज है कि इसके कानूनी प्रावधान जो हैं उस पर एक नजर डाला जाए। इसके अलावा मैं ये कोशिश करूंगा आज की पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो हैं उनके बीच अंतर क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा आपको बता दूं। हालांकि रिपीट होगा, लेकिन चलिए मैं बता दूंगा या एक लिस्ट दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए कानूनी प्रावधान इन सब चीजों के लिए क्या है। सबसे पहले लोक जन प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951, इसकी सेक्शन है 29A। इसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल का निर्वाचन आयोग में पंजीकरण अनिवार्य है। साथियों जब भी इन सब चीजों को लेकर के चर्चा किया जाए, निर्वाचन आयोग, शॉर्टकट बता देता हूं, स्मार्ट वे बताता हूं आपको। अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे जो पॉलिटी के सेगमेंट का है, तो निर्वाचन आयोग से जो भी प्रश्न आए हैं और उसमें राजनीतिक दल से कुछ पूछा गया है, एमसीसी को लेकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह को लेकर के, चुनाव को लेकर के कुछ चीज पूछा गया है, तो सबसे अधिक जो चर्चा में स्टेटमेंट रहा है वो यही है। क्या रहा है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। क्या है? लोग भी हो सकता है, जन भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक ही बात है, 1951। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के इसको ना आप तकिया कलाम बना के रखना। किस टाइप के क्वेश्चन में? जो निर्वाचन आयोग से, चुनाव से, एमसीसी से संबंधित हो, हर जगह ये स्टेटमेंट में रह जाता है। ये ध्यान रहा, एक स्टेटमेंट आप ऐसे ही सही कर ले जाओगे, ठीक है। अब इसके बहुत सारे सेक्शंस है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या है, एक्ट है, अधिनियम है, तो बहुत सारे सेक्शंस तो होंगे। तो उसी सेक्शन में एक है 29A। अब 29A के अंतर्गत कहा जाता है कि कोई भी, कौन सा बताओ, बोल के बोलो आप, राजनीतिक दल निर्वाचन के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या हो, रजिस्टर्ड हो, उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यह कानूनी प्रावधान नंबर 1। आगे चले, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब आप कहोगे कि सर जी यहां कानूनी प्रावधान आप पढ़ा रहे, अभी आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये क्या हो भैया? देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है ना, मैं पहले भी कहा हूं कई बार कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में भी अन्य कोर्ट्स के लिए और अन्य मसलों के लिए कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एक निर्णय दिया, किस चीज से संबंधित? इन्हीं मुद्दों से संबंधित। उस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन आयोग को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण करने का क्या होगा, राइट होगा, ये अधिकार है उनके पास। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयोग को केंद्र में रखा गया राजनीतिक दल के पंजीकरण करने या रद्द करने की स्थिति में। मामला क्लियर? तो अभी जो 476 राजनीतिक पार्टियों को डिलिस्ट किया गया है, किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर ये राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए, माय लॉर्ड, दरवाजा खटखटाते हुए कि देखिए हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी या कुछ अपने पुराने कानून पर जाएगी निर्णय पर? और निर्वाचन आयोग को मान लेते हैं नोटिस भी दे दिया जाए, तो निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के ही 2002 का निर्णय को आईना दिखा देगा कि माय लॉर्ड आपका ही डिसीजन है, ये पढ़िए, कि आपने मुझे ही अधिकार दिया है कि राजनीतिक दल को मैं ही पंजीकृत करूंगा, ठीक से पारदर्शी ढंग से काम नहीं करे तो मैं ही डिलिस्ट भी करूंगा। ये लोग नहीं कर रहे थे सही से, आपके कथनानुसार ही मैंने काम किया है। तो बताइए ये राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएंगी? नहीं। ये समझना है, पॉलिटी प्रैक्टिकल चीजें हैं। चलिए, चुनाव आयोग के नवीनतम गाइडलाइंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं, ठीक से 2 कंडीशन बना दिया है। तीसरा, यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, वही डिलिस्ट किया है, तो डिलिस्ट जो किया है सुप्रीम कोर्ट मान लेते हैं बुला लिया चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग पहला तर्क तो दे दिया कि सर आपने ही मुझे ये अधिकार दिया था, आपके ही कथनानुसार काम किया गया है, मेरी क्या हैसियत, कौन गति मोरे दिन राम, ऐसे कहते हैं ना, तो वैसा ही स्थिति चुनाव आयोग ने कहा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये कैसे किया आपने? तो उन्होंने कहा कि सर देखिए हम एक गाइडलाइंस बना करके रखे हैं, और ये गाइडलाइंस ऐसा नहीं कि इन राजनीतिक पार्टियों पर है, देश में जितने भी राजनीतिक दल होंगे, किसी भी राज्य में, केंद्र में, कहीं भी, इन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक ही नियम कानून ये है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बताइए भाई, सबको बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए चुनाव आयोग ने कि कोई भी अगर राजनीतिक दल है और वो लगातार एकदम लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे सूची से हटाया जा सकता है, डिलिस्ट किया जा सकता है। फिर हम मान के चल रहे हैं ये अन्य किसी लाभ के लिए बस राजनीतिक दल के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, ये चुनाव में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है उसमें कोई इनका योगदान नहीं है। पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच की जो अंतर है यहां पर मैंने दोबारा आपको दे दिया है। ठीक है, पंजीकरण की स्थिति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पंजीकृत होंगे वही जो मैंने आरपीओ 1951 बताया था, धारा 29A अभी बताया था। और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या होगा, राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। चुनाव चिन्ह के आवंटन में वरीयता इनको नहीं दी जाएगी। जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होंगे यानी कि RUPP, अभी जिसके बारे में कहा 476 को डिलिस्ट किया, और इनको आरक्षित चुनाव चिन्ह मिलेगा अस्थायी तौर पर प्रयोग करने के लिए, जैसे कांग्रेस का पंजा, बीजेपी का कमल फूल, है ना, तो ऐसे अस्थाई मिल जाएगा। और इन लोग को तय किया जाएगा कि वरीयता आपको नहीं देंगे, लास्ट में देखेंगे। सुविधा इनको कहेगा कि 10 स्टार प्रचारक की आप सूची दे सकते हैं। आप आम चुनाव में जो जनरल इलेक्शन है भाग ले सकते हैं, अधिकतम 20 स्टार प्रचारक नामित कर सकते हैं। इनको क्या कहेगा, इनको कहेगा मुफ्त प्रसारण समय देगा रेडियो टीवी पर। इसके अलावा चुनाव के दौरान आकाशवाणी दूरदर्शन पर इनको सुविधाएं दी जाएगी। अधिकतम 40 स्टार प्रचारक जो है ये नामित कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी इनको दिखेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रश्न रह सकता है या एक स्टेटमेंट रह सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, पॉलिटिक्स सेगमेंट से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, विशेष गहन पुनरीक्षण। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, बिहार से शुरू हुआ और इसका भूत जो है अब कहां पहुंचा है, पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या है, विधानसभा चुनाव है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा सभी जगह पहले SIR का काम कराया जाएगा, फर्जी वोटर को बाहर निकाला जाएगा, है ना। और इसी के अंतर्गत देखा कि 65 लाख से अधिक वोटर जो है बिहार में कटे। बंगाल में भी यही स्थिति देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लद्दाख और झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया है और उसके बाद ये लगातार चर्चा में। तो SIR के विषय में कुछ समझ लीजिए, यहां से प्रश्न रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21, यहां पर 1950 है, अभी हम पीछे 1951 वाला चर्चा में कर रहे थे, तो इसकी धारा 21 के अंतर्गत कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा घर घर जाकर के सत्यापन करना यानी कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया है ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। वर्ष 1951 से 2004 के बीच SIR कई बार आयोजित किया गया, इसलिए बिहार चुनाव में लगातार 2003 के लिस्ट की बात की जाती रही, ध्यान दीजिएगा इधर, जिसमें अंतिम बार 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्रता के आधार पर सूची तैयार की गई थी। ठीक है, जो बिहार चुनाव में चर्चा में रहा भी। इलेक्टोरल रोल के विषय में अब यहां पर समझिए, निर्वाचन नामावली किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों की सूची होती है, ये हम सब जान रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 तथा लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा कौन सा आ गया, यहां पर सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, 19। इनके अनुसार कहा गया है कि मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा, 18 वर्ष। अच्छा, ये 18 वर्ष मेल फीमेल सबके लिए एक जैसा होगा, सबके लिए एक जैसा होगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो आया उसके अनुसार कहा गया कि मतदान आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाए, उसके आधार पर ही यह काम किया गया है। अनुच्छेद 326 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 326 बहुत चर्चा में रहा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यह अधिकार देता है। भारतीय संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो शब्द लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, एक लाइन में बता देता हूं, देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि आप 18 वर्ष के हो गए, आप इस देश के नागरिक हैं, आप मतदान करने के लायक हो चुके हैं, ये आपका राइट है और ये राइट आपसे निर्वाचन आयोग नहीं छीन सकती है, ये संविधान आपको अधिकार देता है, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत देता है। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे बहुत सारे लोग और उन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम हटा दिए हैं ये लोग लिस्ट से।
याद है? तो 326 एकदम रट्टा मार के जाना है, जुबान पे होना चाहिए इधर, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त, अब यहां से चलते हैं, यानी कि सीईसी की चर्चा करते हैं। बहुत चर्चा में रहा है, प्रश्न पूछा जा सकता है, नियुक्ति और पद से हटाना चूंकि विवाद में रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत विनियमित किया गया है। किसके तहत? 2023 के तहत। लास्ट ईयर चांस था कि इस पर प्रश्न पूछे, नहीं पूछा गया है लास्ट ईयर, इसीलिए इस वर्ष बहुत चर्चा में रहा है। और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उस पर बहुत तरह के देखेंगे कि प्रश्न खड़े होते रहे हैं, तो कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा हो गया, यूपीएससी की नजर रह सकता है। 2023 के अधिनियम के तहत सीईसी की नियुक्ति कैसे की जाएगी समझ लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और इनके साथ अन्य चुनाव आयुक्त 2, ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पर एक चयन समिति होगा जो सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट को। चयन समिति जो होगा, उस चयन समिति में शामिल कौन लोग होंगे, यहीं पर विवाद आया। एक अध्यक्ष होंगे जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और यहां पर पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सीजेआई थे, उनका नाम हटाया गया। और 2023 का जो विधिनियम है, ये अधिनियम, इसके अंतर्गत कहा गया कि नहीं, एक केंद्रीय मंत्री होंगे। कौन केंद्रीय मंत्री होंगे? जिनको प्रधानमंत्री नामित करेंगे। तो बताइए, ये दोनों तो एक ही पार्टी से हो गए ना भाई, प्रधानमंत्री हो गए और प्रधानमंत्री जिनको नामित कर रहे हैं वो हो गए, तो क्या ये उनसे बाहर होंगे, या ये मंत्री महोदय वही काम कहेंगे जो प्रधानमंत्री करेंगे? तो वोटिंग होगा इसमें, अगर एग्री ना करे तो वोटिंग होगा। वोटिंग में जिस तरफ 2 लोग जाएंगे उनके नाम पर सहमति बन जाएगी। तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, लोग होंगे, वो अगर किसी नाम पर सहमति नहीं भी देते हैं तो वोटिंग होगा। वोटिंग होगा तो ये भी इसके तरफ आएंगे, ये भी इसकी तरफ आएंगे, ये अकेले रह के क्या कर जाएंगे, ये देखा गया पिछले दिनों प्रैक्टिकली। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें पहले ये जो था, यहां पर सीजेआई हुआ करते थे, अब नहीं है। यही अधिनियम के तहत हटाया गया इनका नाम, इसीलिए चर्चा में है। क्लियर है? तो इसीलिए यहां पर प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस हैं। जरा देख लेती है, वही कहानी जो सुनाया वही सब चीजें हैं। अब देखिए, पद से हटाने के प्रावधान, अनुच्छेद 324(5) जो आर्टिकल्स हैं उस पर ध्यान रखिएगा। पॉलिटी का ना हाथ पैर है ये आर्टिकल। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। हटाने के लिए फिर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव को पारित करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए आपको यह सिद्ध करना होगा कि इन्होंने कोई मिसबिहेव किया या अक्षमता है। अगर इनकैपेसिटी आप दर्ज करवा पाते हैं तभी ऐसा हो सकता है। अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश से सीधे छुट्टी कर सकते हैं। क्लियर है? ये यहां से बन जाएगा। आगे थोड़ा और समझ लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 2023 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहेगा। पात्रता क्या? व्यक्ति भारत सरकार के सचिव स्तर के पद के समकक्ष रहा हो, यानी कि सीनियर आईएएस ऑफिसर के गुंजाइश यहां बन जाते हैं। ठीक है। प्रशासन एवं चुनाव प्रबंधन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च समिति में कैबिनेट सचिव भी होंगे, विधि सचिव, 2 अन्य सचिव स्तर का अधिकारी होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये सारी चीजें जो है पात्रता का ऊपर वाला। चयन समिति मैंने आपको पहले बता दिया। सेवा शर्त महत्वपूर्ण है, यहां से स्टेटमेंट बन सकता है कि कार्यकाल क्या होगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पुर जाए, है ना। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं जिनका क्या मतलब है। वेतन और भत्ता क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनको दिया जाएगा और पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जरा इस पर चलते हैं। ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। ये क्या है, जरा इसके बारे में समझ लीजिए, चूंकि यहां पर चर्चा में रहा है और डिजिटल चीजों को लेकर के आजकल ज्यादा ही बातें की जाती है। यह मतदान प्रतिशत की समयबद्ध रिपोर्टिंग करता है। इसके लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। जैसे कहते हैं कि 2 बजे वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ, 4 बजे वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ, यह बताता है। तो कुल मिलाकर के निर्वाचन संचालन नियम 1961 के तहत पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दल और उम्मीदवार जो होते हैं या जो एजेंट होते हैं उनको एक फॉर्म बताती है, फॉर्म 17C, यह प्रदान करना अनिवार्य होता है। इसी में सारा चीज लिखा होता है, कितने लोग मतदान किए हैं, क्या किए हैं। ये वोटिंग के बाद
जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर लास्ट में देते हैं। तो फॉर्म 17C जो है कुछ विवरण दर्ज होता है कि मतदान केंद्र वार मतदाता कितने उपस्थित हुए, निर्वाचक कितना, डाले गए मत अवैध या रद्द मत कितना हुआ, है ना, ये सारे चीजें इसमें बताया जाता है। ईवीएम के मतपत्र की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से नियम 49B संशोधित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर अब शामिल की गई है। आप जानते होंगे अब जो ईवीएम होगा उसमें रंगीन तस्वीर होगा, ये नियम 49B के तहत आया है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी चर्चा में रहा है। कुल मिलाकर के कुछ मुख्य विशेषताएं समझ लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक पर। जो पीठासीन अधिकारी होंगे मतदान के दिन प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की आंकड़ों का अपडेट करेंगे, क्योंकि कोशिश किया गया है कि पारदर्शी बनाया जाए। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर उम्मीदवारों का विवरण देंगे, मतदाताओं का आंकड़ा बताएंगे, ग्राम मतों का विवरण देंगे, दलों का मत शेयर बताएंगे, लिंग आधारित मतदान पैटर्न बताएंगे। ये सारे चीजें जो है बताने की बातें यहां पर कही गई है। ठीक है, आगे चले। अब आखिरी टॉपिक आज का वो है डाक मतपत्र, पोस्टल बैलेट। बहुत चर्चा में, क्यों? भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की गणना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के मतों की अंतिम दौर की गणना से पहले पूरा करने का अनिवार्य नियम लागू किया है। समझिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि जैसे ईवीएम के वो ये काउंटिंग से रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है। अब क्या होता था कि पहले ईवीएम का, चूंकि ईवीएम में तो इलेक्ट्रॉनिक से काउंटिंग होगा, जल्दी रिजल्ट बता देता था। डाक मतपत्र जो है हाथ से मैनुअली गिना जाएगा, तो उसमें टाइम लगता था, तो बाद में रिजल्ट प्रभावित होने के चांसेस ज्यादा होता था। चूंकि 2-4 वोट से कोई हार जीत रहे हो तो कहा जाता था कि यहाँ पर मानवीय रूप से गलती किया जा सकता है। इन सब चीजों को हटाने के लिए कहा गया कि देखिए ईवीएम का, चूंकि आप जानते हैं कई राउंड में गिनती होता है ना, तो यहाँ पर आखिरी राउंड का ईवीएम का गिनती पूरा हो उससे पहले आपको डाक मतपत्र के द्वारा, पोस्टल बैलेट के द्वारा जो मतदान हुआ था उसकी गिनती पूरी कर लेनी है, ताकि पारदर्शिता बनी रही, ताकि मानवीय रूप से बाद में किसी को हराया जिताया ना जा सके। यह बात यहां पर कही गई है। अब चूंकि यह बात हुआ है तो थोड़ा सा डाक मतपत्र के विषय में पढ़ लीजिए। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मतदाता अपने मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे डाक द्वारा वापस भेजना होता है। इसको लेकर के कुछ कानूनी प्रावधान है, जिसमें निर्वाचन आचरण नियम 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये मैंने आपसे बार बार कहा, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि जो मतदान केंद्र है यानी कि पोलिंग स्टेशन, उसके बाहर मतदान की सुविधा होती है, यानी कि उस दिन तो जाएंगे तो ईवीएम से ही देना होगा। ईवीएम के बगैर ये लोग कर सकते हैं, गैर ईवीएम पद्धति से होगा। विशेष श्रेणी के इसमें मतदाता होते हैं। मतपत्र जारी करने का कुछ प्रक्रिया भी इसमें हो सकता है। और डाक मतपत्र पात्र कौन लोग होंगे इसको समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न अगर यहां से रहता है तो इसको 5 स्टार दे दीजिए कि कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिया किसको छूट देती है, वो यहां से हो सकता है। पहला, जो सर्विस वोटर होते हैं, सशस्त्र बल के सदस्य। लोकसभा चुनाव चल रहा है, बिहार में चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोई आर्मी के ऑफिसर हैं या एसएसबी में है, उनकी ड्यूटी बिहार में लगा हुआ है, जाहिर सी बात है वो छत्तीसगढ़ में जाके वोटिंग नहीं कर सकते डाक पत्र के जरिए। सर्विस वोटर हुए। राज्य सशस्त्र पुलिस, भारत सरकार के कर्मचारी जो विदेश में तैनात हैं, है ना, वो भी वोटिंग तो करना चाहेंगे अपने देश में, लेकिन वो आईएफएस ऑफिसर हैं, है ना, एम्बेसी में है, तो वो डाक मतपत्र के जरिए कर सकते हैं। विशेष मतदाता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रीगण और उनके पति पत्नी जो भी होंगे, इनको भी छूट दिया जाएगा। अनुपस्थित मतदाता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनेगा ये वाला पॉइंट। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को लेकर के चर्चा किया गया है। 40% या अधिक दिव्यांग वाले व्यक्ति, कितना परसेंट? 40%। कोविड-19 या अन्य गंभीर बीमारी से प्रभावित लोगों को भी अब इसमें ऐड किया गया। कोविड-19 के बाद कोविड-19 को भी इसमें ऐड कर दिया गया। निर्वाचक ड्यूटी पर तैनात जो भी कर्मचारी होंगे, सुरक्षा बल के जवान, चुनाव ड्यूटी में लगे हुए टीचर्स वगैरह जो होते हैं चुनाव ड्यूटी में, इनका भी, चुनाव ड्यूटी प्रमाणित अधिकारी जो भी होंगे, पुलिसकर्मी या अन्य कोई मतदाता अधिकारी, सबके लिए ये लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो निर्वाचन से संबंधित पिछले 1.5 साल में चर्चा में रहा है। फिर भी अगर लगता हो आपको कि कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उस पर हम विस्तार से अलग एक लेक्चर बना दूंगा ताकि वो भी आपका कंप्लीट पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज पारी समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। थैंक यू सो मच।